हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माय नेम इज़ रीनू। मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ टफल, दैट इज़ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। प्रीवियस वीडियो में एकेयू का जो सिलेबस है टफल का वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि टफल की जो पांचों यूनिट है मैं आपको एकेयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कराऊंगी। और जब आपका सिलेबस कवर हो रहा होगा तो एकेयू के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके कवर होते चले जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 1 और आज हमारा यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 1 है। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, टाइप ऑफ टीओसी, बेसिक टर्मिनोलॉजीज और इन सभी टॉपिक्स से आए हुए एकेयू के पीवाईक्यूज वो भी कवर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं बात करती हूँ यूनिट 1 के सिलेबस की। तो जो हमारा यूनिट 1 है टफल का वो बेसिक कॉन्सेप्ट और ऑटोमेटा थ्योरी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑटोमेटा, कंप्यूटेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी पर। देन हम पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट क्या होता है, सिंबल्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग, फॉर्मल लैंग्वेजेस, ये सब क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे मशीन्स, जो कि हमारी पहले मशीन आती है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको हम डीएफए कहते हैं, एंड देन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एनएफए। देन इक्विवेलेंस देखेंगे डीएफए और एनएफए में। एनएफए विद एप्सिलॉन ट्रांजैक्शन, इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए विद एंड विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजैक्शन। देन हम पढ़ेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, जिसमें हमारी मशीन आती है मूरे मशीन एंड मीले मशीन, इक्विवेलेंस ऑफ मूरे एंड मीले मशीन, मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। ये आपका यूनिट 1 का सिलेबस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस में। क्योंकि टफल को टीओसी भी कहा जाता है, द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। It is a branch of computer science that deals the capabilities, limitation of machines and algorithm. तो जो हमारा ये टीओसी है, ये हमारा क्या है, ये डील करता है कैपेबिलिटीज और मशीन की लिमिटेशंस पे, राइट। तो अब सबसे पहले जो क्वेश्चन आकर होता है स्टूडेंट का कि जो पूरा बीटेक हमारा पूरा प्रैक्टिकल होता है, तो हम ये एक थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्यों पढ़ते हैं, ये हमें क्यों ज़रूरत है पढ़ने की। तो बेटा इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी, वो ये कि आप एक चीज़ समझिए कि आप जब भी कोई काम करने जाते हैं, कोई भी XYZ, आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आप उसके बारे में पढ़ते हैं पहले, राइट। आप कोई मशीन बना रहे हैं तो उसके बारे में पहले आपको पढ़ना पड़ता है ना कि आपको उसमें क्या बनाना है, कैसे उसको उसका डिज़ाइन होगा, कैसे उसका मॉडल होगा, राइट। आप कोई कार बना रहे हैं तो उस कार को बनाने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने भी पड़ेंगे, उसके पीछे की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके डिज़ाइन के लिए क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार कराएंगे, तभी तो आप उसको डेवलपमेंट के लिए आगे फर्दर मूव करेंगे, राइट। सेम एज इट इज़ एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आपको अगर बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या कराते हो, नक्शा बनवाते हो, ब्लूप्रिंट बनवाते हो, किससे, आर्किटेक्ट से करवाते हो। क्यों कराते हो, क्योंकि उसमें आपका टाइम बचता है, अगर आप ऐसा करा लेते हैं, और आपका पैसा वेस्ट होने से बच जाता है, राइट। तो आपका किस किस का फायदा हो रहा है, मनी और टाइम दोनों का फायदा हो रहा है। सेम जब हम मशीन के कॉन्सेप्ट में बात करते हैं तो सेम हम ये बात करते हैं। तो मशीन को जब हम बनाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई थ्योरी भी तो होगी, राइट। वही हमारा जो हम पढ़ रहे हैं वही है, वो है इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, जिसको हम टीओसी भी कहते हैं। सो टीओसी का मेन पर्पज है हमारा एक्सप्लोर विच प्रॉब्लम्स आर सॉल्वेबल बाय मशीन, हाउ एफिशिएंटली दे कैन बी सॉल्व एंड व्हाट थिंग्स आर सिंपली इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट। मतलब जो मशीन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो मशीन सॉल्व कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, और अगर सॉल्व कर रही है तो कितना इफिशिएंटली इसको सॉल्व कर रही है, और वो कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कैलकुलेट होना इम्पॉसिबल है, राइट। अब तो जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज कंप्यूटेशन एंड थ्योरी। तो कंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है, टास्क परफॉर्म बाय मशीन और अ कंप्यूटर और कैलकुलेटर, राइट, दैट इज द कंप्यूटेशन। और थ्योरी का मतलब क्या है, उस मशीन के पीछे की थ्योरी, व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड द मशीन, दिस मशीन, राइट। तो वो हमारा थ्योरी है, तो दोनों को मिलाकर हमारा क्या बना है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। अब जब ये टीओसी की बात कर रहे हैं तो टीओसी को जो ओरिजिनेट किया वो किसने किया, एलन ट्यूरिंग ने। एलन ट्यूरिंग ने ओरिजिनेट किया टीओसी को।
एंड जो क्या बोलते हैं जो एलन ट्यूरिंग है उनको हम कैसे जानते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ऐसे भी जानते हैं, राइट। सो अगर मैं बात करती हूँ सिंपल वर्ड्स में, तो टीओसी बेसिकली बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाती हूँ 2 पॉइंट से। हाउ टू डू फास्ट कंप्यूटेशन, right? And second is what computation can be performed by computer. This is theory of automata and formal languages. पर्पस की बात करते हैं, डेवलप फॉर्मल मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन दैट रिफ्लेक्ट रियल वर्ल्ड कंप्यूटर्स। तो इसको और सिंपलेस्ट वे में मैं समझाती हूँ। इफ समथिंग इज ट्रू, अगर कोई चीज़ ट्रू है तो इट इज़ पॉसिबल टू प्रूव दैट ऑलवेज, क्या आप उसको हमेशा प्रूव कर सकते हो कि वो सही है, right? Second question, if something is false, it is possible to disprove that always. Okay, and now third question is, if some problem has solution, it is possible to solve it always. तो ये 3 questions जो आपके हैं, these are the 3 basic questions, right? किसके लिए? तो ये जो 3 question है ये ड्राइव करते हैं क्या, that what are the capabilities of computer and what type of problem computer can solve. तो उनकी कैपेबिलिटीज क्या, लिमिटेशन क्या, और किस तरीके की प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है। एंड द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस इज नो। ठीक है, तो इनका आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि हम हमेशा, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा उसको प्रूव कर सकें, राइट। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सो हमारा पर्पस क्या है, व्हाट कैन और कैन नॉट बी कंप्यूट। तो हम क्या चीज़ कंप्यूट कर सकते हैं और क्या कंप्यूट नहीं कर सकते, वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम कंप्यूट कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं। हाउ क्विकली, कितना जल्दी या कितना एफिशिएंटली हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं या कंप्यूट कर सकते हैं। हाउ मच मेमोरी, मतलब कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, एंड विच टाइप ऑफ कंप्यूटेशन मॉडल रिक्वायर्ड, और कौन से तरीके का हमें कंप्यूटेशन मॉडल की ज़रूरत होगी, राइट। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशन है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, राइट, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Theory of computation is typically divided into 3 connected areas. 3 connected areas या 3 branches भी आप कह सकते हैं। फर्स्ट है ऑटोमेटा थ्योरी एंड लैंग्वेजेस, जिसको हम ऑटोमेटा थ्योरी एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस भी कहते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन्स। नेक्स्ट आता है कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी, जिसमें हम ये देखते हैं प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम के रिगार्डिंग व्हाट पॉसिबल और इम्पॉसिबल। तो क्या पॉसिबल है, कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पॉसिबल है और कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, राइट। देन आता है कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में भी हम अगेन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं। क्लासीफाई प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू देयर डिफिकल्टीज, हम यहाँ पर उनके डिफिकल्टी लेवल को मेजर करते हैं कि वो ईजी है या हार्ड है। तो जब हम ऑटोमेटा थ्योरी एंड फॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम यहाँ पर मशीन्स की बात कर रहे हैं, राइट। किसकी बात कर रहे हैं, मशीन की। और जब हम इन 2 की बात करते हैं तो हम किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स की। ठीक है, अब जो ये एरिया हैं, ये तीनों एरिया हैं, दीज एरिया आर लिंक्ड बाय व्हाट आर द फंडामेंटल कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिकली ये 3 भी हमें क्या बता रहा है कि हमारा जो कंप्यूटर है उसकी कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस क्या हैं, क्लियर है। और कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कैपेबिलिटी का मतलब है व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम और कंप्यूटेशन कैन बी डन बाय कंप्यूटर्स, राइट। और लिमिटेशन का मतलब है कि सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाय कंप्यूटर, जो कोई पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो पा रही है वो उसकी लिमिटेशंस है, क्लियर है। अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। सो ये डायग्राम है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का, जैसे कि फर्स्ट है ऑटोमेटा थ्योरी एंड लैंग्वेजेस, सेकंड है कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी, एंड थर्ड है आपका कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अब ऑटोमेटा थ्योरी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मशीन्स के बारे में बात करते हैं, तो हम फर्स्ट मशीन इसमें आती है फाइनाइट ऑटोमेटा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, देन हम पढ़ेंगे ट्यूरिंग मशीन्स। कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी में हम प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग में पढ़ते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्वेबल है या अनसॉल्वेबल है, राइट। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में भी प्रॉब्लम इजी है या हार्ड है, राइट। अब बात करते हैं ऑटोमेटा थ्योरी एंड लैंग्वेजेस की।
तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ऑटोमेटा। तो सबसे पहले समझते हैं ऑटोमेटा होता क्या है। तो ऑटोमेटा जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है समथिंग इज डूइंग समथिंग बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो ऑटोमेटा आप ऐसे समझ सकते हैं, ऑटोमेटा एक मशीन है या सिस्टम है जो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है। इट इज अ स्टडी ऑफ सिस्टम, मैथमेटिकल मशीन्स, इट इज अ स्टडी ऑफ सिस्टम्स और मैथमेटिकल मशीन्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटा कहते हैं। दिस वर्ड originated from the word automaton and which is closely related to automation. Automata theory is a study वेरी सिंपल एब्स्ट्रैक्ट मशीन। ये किसकी थ्योरी है, हम क्या पढ़ रहे हैं ऑटोमेटा थ्योरी में, हम स्टडी कर रहे हैं किसको, एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स को और एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स को ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, जिसको हम ऑटोमेटा कहते हैं, दैट हैव लिमिटेड मेमोरी एंड कैन गिव ओनली येस और नो डिसीजन। तो ये क्या करता है, इसके पास लिमिटेड मेमोरी होती है, ठीक है, और ये येस नो और नो में डिसीजन देता है। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू फॉर्मल लैंग्वेजेस थ्योरी, फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी एंड बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ मशीन प्रोसेस इनपुट्स। तो बेसिकली ये हम क्या सीख रहे हैं कि जो हमारी फॉर्मल लैंग्वेज की थ्योरी है वो उससे क्या है, ऑटोमेटा क्या है, उससे क्लोजली रिलेटेड है, और हम यहाँ पर अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है कि मशीन कैसे प्रोसेस करता है इनपुट के साथ, उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है फॉर्मल लैंग्वेजेस की। अब ये बात समझने के लिए कि जो हमारा जो मशीन है वो इनपुट्स को कैसे प्रोसेस करता है, हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। लाइक अ फैन, अगर आपको फैन ऑन करना है तो आपको किसकी हेल्प चाहिए, स्विचेस की, राइट। आप क्या करते हो, स्विच को ऑन या ऑफ करते हो, आपका फैन ऑन या ऑफ हो जाता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर कितनी स्टेट हुई, दो, ऑफ और ऑन। सिमिलरली अगर आप उसको, आप 0 और 1 में मैं आपको समझाती हूँ, अगर आप उसको 0 देते हो तो अभी कौन सी स्टेट पर है, बंद है, राइट, ऑफ स्टेट में। अगर आप उसको जैसे ही 1 इनपुट दे देते हो तो वो क्या जा रहा है, वो ऑफ से कौन सी स्टेट में जा रहा है, ऑन स्टेट में, राइट। तो आप ऐसे समझ लीजिए, सपोज करिए ये हमारी Q0 एक स्टेट है, मैं नाम दे रही हूँ, ये ऑफ स्टेट में थी, मैंने जैसे ही 1 इनपुट दिया ये कहाँ चली गई, ऑन स्टेट में। ठीक है, और जैसे अब ये कब तक ऑन स्टेट में रहेगी, जब तक ये 1 इसको इनपुट मिलता रहेगा, जैसे ही इसको इनपुट क्या मिलेगा, 0, ये वापस किस में चली जाएगी, ऑफ स्टेट में, राइट। अब ये 2 सर्कल क्यों बनाए हैं, 1 सर्कल क्यों बनाए हैं, उसको आप छोड़ दो, वो मैं सब बताऊंगी आपको। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि ये कौन सी स्टेट में था, ऑफ स्टेट से किस में गया, ऑन स्टेट में, और ऑन स्टेट से किस में आया, ऑफ स्टेट में, राइट। यही करते हैं हम स्विचेस के थ्रू, राइट। अब जो मैं बात करती हूँ, जो कंप्यूटर है, राइट, वो इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है, ये समझने के लिए हम ऑटोमेटा को यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ फॉर्मल लैंग्वेजेस की, तो ऑटोमेटा थ्योरी इज क्लोजली रिलेटेड टू फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी, राइट। एंड ये क्या है, ये डील करता है विद द डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटिंग मशीन। तो जो फॉर्मल लैंग्वेज है वो बेसिकली क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग है whose symbols और letters are taken from an alphabet, जो हम कहाँ से लेते हैं, अल्फाबेट से लेते हैं, are well formed according to specific set of rules। अब फॉर्मल लैंग्वेजेस को समझने के लिए आप एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझिए कि जैसे आप अपने घर में जब बात करनी होती है, राइट, या अपने फ्रेंड्स से, अपने घर में या किसी से भी आपको बात करनी होती है, तो आप एक नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज, राइट। हिंदी में, इंग्लिश में, राइट, इस तरीके से। वो इंग्लिश कैसे बनी है, मतलब वो इंग्लिश कैसे है, डेफिनेटली लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज से पहले क्या होंगे, उसमें कुछ वर्ड्स होंगे, वर्ड्स किससे बने हैं, अल्फाबेट से, राइट। और अल्फाबेट्स भी क्या है, कुछ सिंबल्स से बने, राइट, कुछ सिंबल्स को मिलाकर अल्फाबेट्स बने हैं, अल्फाबेट्स को मिला के हमारा वर्ड बना, और वर्ड को मिला के हमें हमारी लैंग्वेज बन रही है, लाइक सेंटेंसेस बन रहे हैं, हम उसको लैंग्वेज कह रहे हैं। अब वो सेंटेंस ठीक है या नहीं है, वो कौन बता रहा है, इंग्लिश के रूल्स, राइट, जिसको हम ग्रामर कहते हैं, वही तो बताता है कि जो आपने वर्ड्स को मिला के जो सेंटेंस बनाया है वो सही है या गलत है, वो कौन बताता है, ग्रामर बताती है। सिमिलरली यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो किसकी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, हम मशीन की लैंग्वेज के।
तो यहाँ पर भी उसके लिए कुछ ना कुछ सेट ऑफ रूल्स तो होंगे, राइट, जैसे हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में होता है। सिमिलरली यहाँ पर हम इसलिए फॉर्मल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग फॉर्म्ड हुई है? सम स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग। ऑटोमेटा आर यूज्ड टू जनरेट एंड रिकॉग्नाइज फॉर्मल लैंग्वेजेस। ऑटोमेटा आर यूज्ड एज फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस दैट मे बी इनफाइनाइट, जो क्या हो सकती है? इनफाइनाइट भी हो सकती है। ऑटोमेटा थ्योरी एंड लैंग्वेजेस में these machines recognize patterns in sequence of symbols and determine whether an input belongs to a particular language such as regular language. अब अगर मैं रेगुलर लैंग्वेज की बात करती हूँ तो रेगुलर लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है, उसको हम रेगुलर कब कहते हैं, किसी भी लैंग्वेज को रेगुलर कब कहते हैं? जब उसके लिए कोई भी एक फाइनाइट मशीन, कोई भी एक फाइनाइट ऑटोमेटा जो उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर ले, दैट इज कॉल्ड द रेगुलर लैंग्वेज। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, लैंग्वेज इज सेड टू बी अ रेगुलर व्हेन when there must be a finite automata to accept that language, right? अब ऐसा क्यों कह रही हूँ? देखिए, जो पैटर्न रिकॉग्निशन होता है, वो पैटर्न रिकॉग्निशन कैसे होता है? जैसे आपका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, क्या? डिजिटल लॉक। वो क्या करता है? अब जो उसको क्या देते हो आप, उसको कोड एंटर करते हो, तो वो क्या कर रहा है? उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहा है, राइट? क्या है वो? सीक्वेंस ऑफ सिंबल ही तो है। सिमिलरली तो एग्जांपल्स में देखिए क्या क्या लिखा है, लाइक अ मेट्रो गेट। मेट्रो गेट क्या होता है? ओपन एंड क्लोज, तो डेफिनेटली उसको कोई ना कोई सिग्नल मिल रहा है, राइट? तभी वो उसको मेट्रो गेट क्या हो रहा है? ओपन एंड क्लोज हो रहा है। वेंडिंग मशीन, जिसमें हम क्या बोलते हैं, कुछ अमाउंट या कुछ कॉइन इंसर्ट करके हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉइन इंसर्ट करके हम क्या कर रहे हैं, उसको अपनी जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसको हम ले रहे हैं, लाइक कोई स्नैक चाहिए या कुछ भी, राइट? और डिजिटल लॉक क्या होता है? जिसमें हम अपना एंटर करते हैं क्या? कोड, एंड देन हमारा लॉक ओपन होता है, विच एक्सेप्ट ओनली स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ इनपुट, राइट? अब हम आगे चलते हैं, दैट इज कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी, जो किसके लिए है? प्रॉब्लम्स के बेस्ड पर है। तो व्हाट कैन बी कंप्यूटेड? व्हाट कैन बी कंप्यूटेड मतलब कौन सी प्रॉब्लम्स हम कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है? डिटरमाइन विच प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय एनी एल्गोरिथम और विच आर फंडामेंटली अनसॉल्व। तो बेसिकली कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल। तो हम यहाँ जब प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट में बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, सॉल्व कौन सी हो सकती है जिनके लिए एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती है, राइट? और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी भी अनसॉल्वेबल है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं सॉल्वेबल की बात करती हूँ तो विच हैव एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम की बात करते हैं तो डेफिनेटली टाइम और स्पेस की बात आती ही है। और सेकंड आता है इसका पॉइंट, वो प्रॉब्लम जिनको हम मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, दैट इज ऑल्सो सॉल्वेबल। ये हम उसको प्रूव कर चुके हैं ना मैथमेटिकली कि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो प्रूव हो चुके हैं, दैट इज ऑल्सो सॉल्वेबल। तो ये हमारी सॉल्वेबल होती हैं, ठीक है? अब सॉल्वेबल में आता है डिसाइडेबल प्रॉब्लम। डिसाइडेबल प्रॉब्लम क्या होती है? डिसाइडेबल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिनके पास एल्गोरिथम भी होती है और प्रोसीजर भी होता है, और उनका ये पता होता है कि वो कितने टाइम में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसका अप्रॉक्सीमेट टाइम पता होता है कि वो कितना टाइम लेगी सॉल्व होने में, दैट इज द डिसाइडेबल प्रॉब्लम। क्योंकि डिसाइडेबल की बात करें तो डिसीजन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ना, डिसाइडेबल या अनडिसाइडेबल जब आएगा तो डिसीजन प्रॉब्लम मतलब यस और नो, राइट? अब सम प्रॉब्लम हैव एल्गोरिथम्स, स्टेप बाय स्टेप मेथड्स दैट ऑलवेज गिव एन आंसर, जो हमेशा क्या करेगा, अगर आपके पास एल्गोरिथम है तो डेफिनेटली वो सॉल्वेबल है, तो कोई ना कोई आंसर देगी तो इट मीन सॉल्वेबल होगा। सम प्रॉब्लम्स आर अनडिसाइडेबल, it is a subcategory of solvable problem, there is no program can solve them in all cases, उनके लिए कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है किसी भी केस में जो उनको सॉल्व कर सके, ठीक है? अब देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, तो इस डायग्राम में जो ये वाला ये चीज़ है, ये आपका कहलाता है, ये वाला ये है आपका अनसॉल्वेबल, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये आपका है क्या? ये आपका क्या है?
अनडिसाइडेबल। अब जब मैं अनडिसाइडेबल की बात करती हूँ तो इट मीन्स मैं अनसॉल्वेबल की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो उसी का क्या है, सब कैटेगरी है। तो अनडिसाइडेबल बेसिकली होता क्या है? अनडिसाइडेबल का मतलब है डोंट हैव एल्गोरिथम, मतलब नो एल्गो, राइट। और अनसॉल्वेबल का मतलब भी तो यही है कि नो एल्गो, राइट। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, है ना? तो देखिए, जब हम अनसॉल्वेबल की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो नो एल्गो दैट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन ऑल केसेस, जो किसी भी केस में प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं अनसॉल्वेबल। क्लियर है? बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बहुत क्लियरली समझिएगा। जब हम अनडिसाइडेबल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ भी नो एल्गोरिथम लिखा है मैंने, है ना, तभी तो सॉल्व नहीं हो रही है। तो वो नो एल्गोरिथम दैट कैन ऑलवेज डिसाइड यस और नो करेक्टली। क्या कर रहे हैं? यस और नो करेक्टली, राइट। सो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ अनडिसाइडेबल की, तो डोंट नो अप्रोक्सीमेशन टाइम, यहां पर हमें अप्रोक्सीमेशन टाइम नहीं पता, ये क्या हो रहा है, कीप ऑन रनिंग। एंड सेकेंड है इसमें हैव ओनली प्रोसीजर बट नो एल्गोरिथम, इसमें सिर्फ प्रोसीजर है लेकिन कोई एल्गोरिथम नहीं है। किसकी बात कर रही हूं मैं? डिसाइडेबल की। अगर मैं अनसॉल्वेबल की बात करूंगी तो इसको हम टेम्परेरी स्टेट भी कहते हैं। टेम्परेरी स्टेट क्यों कहते हैं? बिकॉज एट दिस पॉइंट, अभी के टाइम पे, neither we are able to solve problem or nor in a position to say that problem cannot be solved। ना तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं और ना ही इस पोजीशन में कि हम ये कह रहे हैं कि वो आगे भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। और हम कह सकते हैं कि अभी तक कोई एल्गोरिथम नहीं लिखी गई है या कभी उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं हुआ है, राइट। तो ये सब पार्ट किसका है? अनसॉल्वेबल का। तो it prevents you from wasting time trying to build impossible solution। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि halting problem, perfect bug detection for all programs is mathematically impossible। क्लियर है? सो नेक्स्ट हम चलते हैं complexity theory। This is also based on problems। Complexity theory is all about how to model the computation, analyze their difficulty levels and memory requirements for these language for carrying out the computation। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है? एनालाइज कर रहा है डिफिकल्टी लेवल को और मेमोरी रिक्वायरमेंट्स को। सो यहाँ पर दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम की मैं बात करूँ तो हाउ मेनी स्टेप्स डज इट टेक टू परफॉर्म अ कंप्यूटेशन, क्योंकि हम कंप्यूटेशन के रिगार्डिंग में ही बात कर रहे हैं। और अगर स्पेस की बात करते हैं तो हाउ मच मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट कंप्यूटेशन। सम प्रॉब्लम्स क्या होती है हमारी? सम प्रॉब्लम्स आर इजी, कुछ प्रॉब्लम्स हमारी इजी होती है, जैसे कि सॉर्टिंग अ लिस्ट, while other become impossible while other become impossibly slow with large inputs, like finding the absolute best way to schedule thousands of deliveries। Complexity theory help us understand which problems are feasible and which needs approximation or shortcuts। तो बेसिकली जैसे हम एग्जाम्पल की अगर मैं बात करती हूँ, सर्चिंग अ मीनिंग ऑफ एनी वर्ड इन डिक्शनरी विच इज़ वेरी इजी, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपका डिक्शनरी अरेंज होता है और फाइनाइट है, राइट। तो वो क्या है आपके लिए ईजी है। लेकिन फैक्टरिंग अ 500 डिजिट इंटीजर इनटू अ प्राइम फैक्टर, दैट इज टू हार्ड, राइट। तो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टीज। ओके, सो नाउ हम बात करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे मैंने आपको लैंग्वेज में बताया था, सेम एज इट इज़ हम यहाँ मशीन के लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले सिंबल्स। तो सिंबल्स होता क्या है? सिंबल इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। और सिंबल इज़ अ बेसिक यूनिट और अ स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक और अ सिंगल कैरेक्टर और टोकन। तो सिंबल क्या है? बेसिकली एक स्मॉलेस्ट यूनिट भी कह सकते हैं आप, कैरेक्टर और टोकन भी कह सकते हैं। द इंडिविजुअल एलिमेंट दैट मेक अप अ स्ट्रिंग, कोई भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट जो स्ट्रिंग को बनाने में हेल्प कर रहा है। द इंडिविजुअल एलिमेंट विद इन द सेट आर कॉल्ड सिंबल्स। अगर वो क्या है, इंडिविजुअल एलिमेंट सेट में है तो उनको हम क्या कह रहे हैं? सिंबल्स। दीज कैन बी एनी कैरेक्टर्स
सच एज डिजिट, लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, तो लाइक जैसे ए हो गया, बी हो गया, 107 XYZ प्लस माइनस स्टार, आप कुछ भी ले लीजिए, XYZ इज द सिंबल। लाइक आप ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, जेड ले लीजिए, आप माइनस ले लीजिए, आप इक्वल सिंबल ले लीजिए, या आप लाइक ऐसे कोई भी नेम जैसे लाइक TOC है, ये ले लीजिए। ये सब क्या है, आपके सिंबल्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स क्या होते हैं? तो अगर मैं अल्फाबेट की बात करती हूँ, एन अल्फाबेट इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स। तो ये कैसा होता है? फाइनाइट होता है और नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स होता है। द अल्फाबेट ऑफ अ लैंग्वेज इज नॉर्मली डिनोटेड बाय सिग्मा। तो हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से, राइट। वी कैन क्रिएट अवर ओन अल्फाबेट। हम अपने खुद के अल्फाबेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि जो भी हम सिग्मा बेसिकली ये है, राइट। तो अगर हम इसके अंदर जितने भी सिंबल्स को डिनोट कर रहे हैं वो सब हमारे क्या कहलाएंगे? अल्फाबेट्स। लाइक कैट हो गया, TOC हो गया, टफल हो गया, एग्जाम हो गया, तब कुछ भी इसमें ले सकते हैं। फाइनाइट का मतलब क्या? अब यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है ये बनी है फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स से। तो फाइनाइट क्या होता है? द नंबर ऑफ सिंबल्स इन एन अल्फाबेट इज ऑलवेज लिमिटेड। तो जो हमारे नंबर ऑफ सिंबल्स हैं किसमें? अल्फाबेट में, वो हमेशा क्या होता है? लिमिटेड है। तो उसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट। नॉन एम्प्टी का मतलब है एन अल्फाबेट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन सिंबल। कोई एक सिंबल एटलीस्ट होना ही चाहिए, तब वो क्या होगा? नॉन एम्प्टी होगा। और सिंबल्स क्या होते हैं? द इंडिविजुअल एलिमेंट्स विद इन द सेट आर कॉल्ड सिंबल्स। These can be any character such as digit, letter और special characters. एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अगर मैं लोअर केस में बात करूं तो मेरा अल्फाबेट्स क्या होंगे? लाइक दिस, ये। और अगर मैं बाइनरी में बात करूंगी तो क्या होंगे मेरे अल्फाबेट्स? 0 और 1, ठीक है। सो अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग क्या होता है? अ स्ट्रिंग इज अ लिमिटेड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर टेकन फ्रॉम अ गिवन अल्फाबेट। तो जो हमें अल्फाबेट से जो हमें क्या मिल रहा है? जो अल्फाबेट से जो हमें सिंबल्स मिले, अल्फाबेट्स सिंबल्स के थ्रू अल्फाबेट बना था। अल्फाबेट्स के हम जो क्या कर रहे हैं? सीक्वेंस बना रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल W। तो ये किससे रिप्रेजेंट करता है? W से। अ स्ट्रिंग विद नो कैरेक्टर्स एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी स्ट्रिंग एंड इट इज रिटन एज एप्सिलॉन। तो जब भी हम एम्प्टी स्ट्रिंग को डिनोट करते हैं तो हम किससे करते हैं? एप्सिलॉन से, राइट। फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेट क्या है? AB। क्या दिया? सिग्मा इज इक्वल्स टू AB, दैट इज द अल्फाबेट। पॉसिबल स्ट्रिंग्स क्या होंगी इस अल्फाबेट से? इन दोनों से मिलाकर जितने भी कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो, तो वो कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं? लाइक अगर मैं वन लेंथ की बात करूं तो AA, BB, ABBA, मतलब AB के जितने भी कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं वो सब आपकी क्या कहलाती हैं? स्ट्रिंग। जैसे एक एग्जांपल और लेती हूँ, सिग्मा इज इक्वल्स टू, अगर 0 और 1 है, मतलब हमें अल्फाबेट क्या दिया है? हमें सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 1। सो तो इसकी स्ट्रिंग्स क्या क्या बनेंगी हमारी? 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 3 times 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 एंड सो ऑन। लाइक ये स्ट्रिंग्स बन सकती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग्स। अब क्या क्या ऑपरेशंस हैं हमारे स्ट्रिंग पर जो हम परफॉर्म कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमारी लेंथ क्या है स्ट्रिंग की? द नंबर ऑफ सिंबल्स इन द स्ट्रिंग इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमारी स्ट्रिंग में जितने भी नंबर ऑफ सिंबल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कहते हैं। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज रिटन एज, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, मॉड W। ये क्या दिखाता है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हमें सिग्मा 0 1 दिया है तो
इसकी क्या क्या स्ट्रिंग्स बन सकती हैं पहले ये देखते हैं। 0 बन सकता है, 1 बन सकता है, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0, राइट। तो और 0 0 1 और ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर जो आपको स्ट्रिंग गिवन है वो ये गिवन है, W इज इक्वल्स टू 0 1 0 1 0 1। तो अब इसमें कितने सिंबल्स हैं? 1 2 3 1 2 3 4 5 6, राइट। 6 सिंबल्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ कितनी होगी हमारी? 6। ठीक है। अब बात करते हैं रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग की। इट विल रिवर्स और चेंज द ऑर्डर ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। ये क्या करता है, जो हमारा स्ट्रिंग है W, उसके ऑर्डर को चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा स्ट्रिंग है W इज इक्वल्स टू ABB, तो हम उसका रिवर्स कैसे लिखेंगे? WR इज इक्वल्स टू BBA, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। फॉर एक अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक 0 1 0, तो इसका रिवर्स क्या होगा? 0 1 0, रिवर्स भी यही होगा। और अगर मैं बात करती हूँ, सपोज करिए आपका ये है W स्ट्रिंग दी है 1 1 0 0, तो क्या होगा? तो WR क्या होगा? 0 0 1 1, राइट। तो ये होता है इसका रिवर्स। अब बात करते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग। Given two strings W1 and W2, we define the concatenation of W1 W2 to be a string as W1 W2, right? For example, W1 is equals to क्या दिया है? AA, और W2 आपको क्या दिया है? BA। ये तो हम क्या करेंगे, W1 W2 क्योंकि कॉन्कैटिनेट करना है तो क्या करेंगे? AA डॉट BB। ये किसका है? वो है सिंबल डॉट कॉन्कैटिनेशन का। तो AABB को मिलाकर क्या बनेगा? AABA, सॉरी नॉट BB, BA, राइट। W2 में हमें BA दिया इसलिए AABA, तो हमारा कॉन्कैटिनेट करके भी क्या बनेगा? AABA। अब बात करते हैं, सपोज करिए एक स्ट्रिंग और ले लेते हैं हम, लाइक W1 इज इक्वल्स टू 0 1 और W2 हम ले लेते हैं 1 0। तो जब हम इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे W1 एंड W2 को, तो हमारा क्या बनेगा? 0 1 1 0 आफ्टर कॉन्कैटिनेशन। नेक्स्ट आता है प्रीफिक्स ऑफ अ स्ट्रिंग। तो प्रीफिक्स ऑफ अ स्ट्रिंग क्या होता है? अ सब स्ट्रिंग विद द सीक्वेंस ऑफ बिगिनिंग सिंबल, क्या? बिगिनिंग सिंबल ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग इज कॉल्ड द प्रीफिक्स। तो जो पहला सिंबल होता है जिससे स्ट्रिंग आपकी स्टार्ट हो रही है, उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है W इज इक्वल्स टू A, ये है, राइट। अब इसमें जो पहली स्ट्रिंग है वो क्या है? ये वाली A। तो प्रीफिक्स क्या होगा हमारा? सबसे पहले हम क्या लेंगे? जीरो लेंथ में क्या आएगा? एप्सिलॉन। देन 1 लेंथ की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? A। उसके बाद क्या होगा? 2 लेंथ की बात करेंगे तो AA, ये हो गया। 3 लेंथ की बात करेंगे तो ये 3A हो जाएगा, और 4 लेंथ की बात करेंगे तो 4A हो जाएगा। ठीक है। एक अनदर एग्जांपल देखते हैं, W इज इक्वल्स टू ABCD, तो उसका प्रीफिक्स कौन होगा? फर्स्ट वाला A, राइट। तो अगर हम प्रीफिक्स निकालते हैं 0 लेंथ का तो कितना होगा? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्यों लेते हैं? क्योंकि एप्सिलॉन एम्प्टी स्ट्रिंग कहलाता है। एम्प्टी स्ट्रिंग इज ऑलवेज अ प्रीफिक्स। तो आप प्लीज इसको याद रखिएगा, ठीक है। सो एम्प्टी 0 लेंथ के लिए, 1 लेंथ के लिए क्या आएगी? खाली 1, फिर AB का कॉम्बिनेशन, फिर 3 लेंथ के लिए ABC एंड देन ABCD 4 लेंथ के लिए। तो नोट करके देखिए, यहाँ पे नोट है, लेट W बी n लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अगर आपको n लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी है W, तो नंबर ऑफ प्रीफिक्स कितने होंगे? n प्लस 1। और अगर नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स काउंट करें, मतलब अगर हम एम्प्टी को हटा दें, आप एप्सिलॉन को हटा दें, तो कितना होगा? नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स W कितना होगा? n।
नंबर ऑफ डिफरेंट लेंथ ऑफ प्रीफिक्स ऑफ W, डिफरेंट लेंथ मतलब ये डिफरेंट लेंथ, नंबर ऑफ डिफरेंट लेंथ ऑफ प्रीफिक्स कितना होगा n+1, और अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट लेंथ ऑफ प्रीफिक्स विद W एक्सक्लूडिंग जीरो लेंथ, मतलब वही एप्सिलॉन को एक्सक्लूड करते हैं तो n हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सफिक्स ऑफ अ स्ट्रिंग। अ सबस्ट्रिंग विद द सीक्वेंस ऑफ एंडिंग सिंबल ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग इज कॉल्ड द सफिक्स। तो हमारा जो जिस पर हमारी क्या हो रही है, स्ट्रिंग जो है वो हमारी सीक्वेंस जो एंड हो रहा है, जो भी हमें स्ट्रिंग दी है उसका जो लास्ट सिंबल होगा वो हमारा सफिक्स कहलाता है। लाइक अगर आपको ये दिया है ए ए ए ए, तो इसका लास्ट सिंबल ए, ये इसका क्या है, सफिक्स। तो सफिक्स कैसे होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब हम प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास एप्सिलॉन होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन फॉर जीरो लेंथ, फिर ए, ये वाला ए, फिर ये वाला ए 2 टाइम्स, राइट। फिर 3 की बात करेंगे तो 3 टाइम्स, 4 टाइम्स की बात करेंगे तो 4 टाइम्स, राइट, 4 लेंथ के लिए। अनदर एग्जांपल देखते हैं, W इक्वल्स टू ए बी सी डी। तो जब सफिक्स क्या है डी, तो सबसे पहला क्या होगा जीरो लेंथ के लिए एप्सिलॉन, फिर खाली क्या आएगा डी, डी के बाद क्या आएगा सी डी, सी डी के बाद क्या आएगा बी सी डी, ये रहा, और उसके बाद क्या आएगा ए बी सी डी, ये रहा, ठीक है। यहां पर नोट में लिखा है W, लेट W बी एन लेंथ स्ट्रिंग है, सफिक्स में भी सेम। तो नंबर ऑफ सफिक्स कितने होंगे, n+1 होंगे। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सफिक्स कितने होंगे, n होंगे। और नंबर ऑफ डिफरेंट लेंथ ऑफ सफिक्स कितने होंगे, W इज इक्वल्स टू n+1। और नंबर ऑफ डिफरेंट लेंथ सफिक्स विद, मतलब किसको एक्सक्लूड करना है, जीरो लेंथ को, मतलब साइलेंट को, तो n। तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। देखिए हमारे पास n लेंथ कितनी है, 4, तो कितना होगा सफिक्स, नंबर ऑफ सफिक्स कितना होगा, 4 + 1 मतलब 5। तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है। नॉन एम्प्टी सफिक्स देखोगे मतलब एप्सिलॉन को इसको हटा दो, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4। तो कितने हैं, लेंथ क्या थी, 4 ही थी, तो 4 है, ठीक है। इस तरीके से अब बात करते हैं सबस्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। सब जब हम सबस्ट्रिंग की बात करते हैं, अ सबस्ट्रिंग इज अ कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन अ स्ट्रिंग। ये क्या होता है, कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस है, ठीक है। अब स्ट्रिंग मस्ट बी इन ऑर्डर और कंसेक्यूटिव। स्ट्रिंग कैसी होगी, या तो ऑर्डर में होगी या कॉन्सेक्यूटिव होगी। लेट W बी n लेंथ स्ट्रिंग, तो नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स ऑफ W फॉर वन सिंबल मिनिमम, वन सिंबल मिनिमम के लिए होगी n+1। और नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स ऑफ W फॉर ऑल डिस्टिंक्ट सिंबल्स के लिए मैक्सिमम होगी n+1। मिनिमम भी कितनी है, n+1, और मैक्सिमम भी n+1। नंबर ऑफ डिफरेंट लेंथ सब स्ट्रिंग्स ऑफ एनी गिवन n लेंथ स्ट्रिंग कितना होगी, सिग्मा n+1। नंबर ऑफ डिफरेंट लेंथ सब स्ट्रिंग्स ऑफ एनी गिवन n लेंथ स्ट्रिंग एक्सक्लूड 0, अगर 0 हटा देते हैं तो n। अब जब सबस्ट्रिंग की बात करते हैं तो सबस्ट्रिंग का एक एग्जांपल हम करते हैं। सबसे पहले होता है क्या सबस्ट्रिंग समझने के लिए, सपोज करो मैं अपना नाम ले लेती हूँ रेनू। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जीरो लेंथ, क्या आएगा, क्या आएगा, एप्सिलॉन, क्या हो गया, जीरो लेंथ, ठीक है, ओके। वन लेंथ के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, R E N U। टू लेंथ के लिए तो क्या होगा, R E E N N U। थ्री लेंथ के लिए देखेंगे तो क्या होगा, R E N E N U। एंड फोर लेंथ के लिए तो देखेंगे तो क्या होगा, R E N U। तो ये क्या था हमारा जीरो लेंथ, ये क्या है हमारा वन लेंथ, ये हमारा हो गया टू लेंथ, ये हो गई हमारा क्या, थ्री लेंथ, एंड ये हमारा हो गया फोर लेंथ, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए। लाइक टीओसी, आपका सब्जेक्ट है टीओसी ले लीजिए या टफल ले लीजिए।
ठीक है, तो 0 लेंथ क्या होगी एप्सिलॉन, 1 लेंथ क्या होगी टी ओ सी, 2 लेंथ क्या होगी टी ओ ओ सी, 3 लेंथ क्या होगी टी ओ सी, राइट। अब इफ द लेंथ of a string is n, then the maximum number of string, if the length of the string is n, then the maximum number of string कितनी होंगी इतनी। कैसे निकाल के देखते हैं, देखिए ये कितनी है हमारी स्ट्रिंग्स, काउंट करेंगे तो आप 1 4 5, मतलब 4 ये है और 1 ये है, 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, तो ये कितना है 11 है, और अगर ये काउंट करोगे तो ये कितना है आपका 7। अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी थी हमारी 4, तो इसको रखिए जरा यहाँ पे, ये रखते हैं n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, तो अब इसके लिए निकालिए कितना है, यहाँ पे 4 है, 4 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, तो कितना होगा 4 3 जो 12, राइट, नहीं 4 5 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 10, 10 प्लस 1 11, क्लियर है। और अगर हम इधर का भी फाइंड आउट करते हैं तो कितना होगा n प्लस 1 n डिवाइडेड बाई 2 इक्वल प्लस 1, अगर इसके थ्रू निकालेंगे तो कितना, लेंथ कितनी थी 3, तो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 3 4 से 12, राइट, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 और 1 प्लस 1 7, तो देखिए लेंथ कितनी थी 7, राइट। अब हम आगे चलते हैं, लैंग्वेज। अब बात करते हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है, तो हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, लैंग्वेज को डिनोट किया जाता है कैपिटल एल से। अ लैंग्वेज इज defined formal set of strings formed using the symbol of a given alphabet। तो हमारी लैंग्वेज क्या है, एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग, हम कह सकते हैं क्या है हमारी, एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स इज कॉल्ड द लैंग्वेज। अब the set of strings over an alphabet, it can be finite or infinite। the language is a subset of sigma star। लैंग्वेज क्या है हमारा, सबसेट है किसका, सिग्मा स्टार का। A language is a collection of strings that must be subset of sigma star, where sigma star is a universal language। sigma star क्या है यहाँ पे हमारी, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। let sigma is equals to ab, मतलब हमें लैंग्वेज क्या, हमें अल्फाबेट क्या दिया है ab, देन क्या होगा सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 यूनियन सिग्मा 3, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले सिग्मा, इसके लिए सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया 0 1, ठीक है, तो इसके लिए लैंग्वेज क्या बनेगी, सबसे पहले तो हमारी लैंग्वेज बनेगी एम्प्टी लैंग्वेज। एम्प्टी लैंग्वेज क्या होती है, ये हमारी एम्प्टी लैंग्वेज है, उसको बोलते हैं हम एम्प्टी लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट इससे लैंग्वेज क्या बनेगी एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी और फाइनाइट लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करती हूँ इसकी लैंग्वेज 3 की, L3। तो लैंग्वेज 3 क्या बनेगी इसकी, 0 और 1, इसको हम क्या बोलेंगे नॉन एम्प्टी और फाइनाइट लैंग्वेज। नेक्स्ट एग्जांपल कराती हूँ L4, क्या क्या बनेगा इसकी, लाइक 0 कॉम्बिनेशन बनाओ, 0 1 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0 0 एंड सो ऑन। तो यहाँ हमें पता ही नहीं है इसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। सो यहाँ पे लिखा था ना इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो इसका मतलब ये फाइनाइट है ऊपर की और ये हमारी क्या है, इनफाइनाइट। अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ लैंग्वेज की, तो जैसे यहाँ पर दिया है, तो ये हमें सिग्मा क्या दिया है, सिग्मा किसका कॉम्बिनेशन है, क्या है ये हमारा 1 लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ का क्या है हमारा यूनियन करके, मतलब सबका कॉम्बिनेशन है। तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स हमारी ये होंगी। अगर मैं सिग्मा 2 की बात करूं तो क्या होगा, सिग्मा 2 सिग्मा 1 का कॉन्कैटिनेशन, मतलब ए बी इनके जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो हमारा क्या होगा, ये हमारी क्या कहलाती है, लैंग्वेज कहलाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं कीन क्लोजर पे, इसको क्लीन स्टार भी कहते हैं, सिग्मा स्टार भी कहते हैं। कीन क्लोजर इज ऑल्सो नोन एज कीन स्टार एंड डिनोटेड बाय स्टार। इसको किससे डिनोट किया जाता है, स्टार से, इसलिए हम इसको कीन स्टार भी कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ फाइनाइट लेंथ की बात कर रही हूँ, अभी आपको बताया था, इंक्लूडिंग द एम्प्टी स्ट्रिंग एप्सिलॉन दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एन अल्फाबेट। मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिग्मा स्टार इक्वल्स टू सिग्मा की पावर 0, मतलब 0 लेंथ 1 लेंथ 2 लेंथ 0 लेंथ 1 लेंथ 2 लेंथ, इन सब का जो यूनियन करोगे दैट इज कीन क्लोजर। इट इज अ फंडामेंटल यूनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ सिंबल अल्फाबेट और अ फॉर्मल लैंग्वेजेस जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ स्ट्रिंग्स that represent the set of all possible strings formed by 0 or more concatenation of the elements in the original set। तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर सिग्मा हमें दिया है, अल्फाबेट क्या दिया है हमें, ए बी, तो 0 लेंथ में हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन, 1 लेंथ ए बी, 2 लेंथ में होगी ए और बी के दो लेंथ के कॉम्बिनेशंस, ए बी और बी ए। अब एक एग्जांपल और है, लाइक इफ सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 1 दिया है, तो सिग्मा स्टार क्या होगा, एप्सिलॉन 0 1 और 0 1 के जितने भी कॉम्बिनेशन, ये कैसी हो गई, इनफाइनाइट। अच्छा, अब ये आपको पता ही है, ये हमारा 0 लेंथ के लिए होता है, ये हमारा 1 लेंथ के लिए, ये हमारा 2 लेंथ के लिए होता है। तो इन सब के कॉम्बिनेशंस को मिलाकर जो बनता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा स्टार। और क्योंकि ये कैसा है, अभी यहाँ पे क्या है, ये इनफाइनाइट है क्योंकि मैंने डेड डैश लगाया है, और अगर मैं इसको लिमिटेड कर देती हूँ लाइक 2 लेंथ या 3 लेंथ तक, तभी हमारा कैसा हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉजिटिव क्लोजर या फिर कीन प्लस या फिर कीन पॉजिटिव। पॉजिटिव क्लोजर इज क्लोजली रिलेटेड टू द कीन क्लोजर बट एक्सक्लूड द एम्प्टी स्ट्रिंग। इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग को हटा देते हैं, बाकी वही है, बस एम्प्टी स्ट्रिंग को हमें इसमें रिमूव करना है, हमें इसमें नहीं लेना है। इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन ऑफ एनी लेंथ ओवर अल्फाबेट सिग्मा। तो हम कुछ इस तरीके, इसको हम किसे डिनोट करते हैं, प्लस सिंबल से, और इसको हम कुछ लिख सकते हैं ऐसे कि सिग्मा प्लस इज इक्वल्स टू सिग्मा स्टार माइनस सिग्मा 0 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, सिग्मा प्लस इक्वल्स टू सिग्मा स्टार माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, 0 लेंथ है, तो सिग्मा 0 से डिनोट करते हैं, तो दोनों सेम है। तो क्या होगा, तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होंगी, 1 से, और देखिए यहाँ पर किससे स्टार्ट हो रही थी, 0 से, और यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रही है, 1 से, ठीक है, क्योंकि हमने 0 लेंथ हटा दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इफ सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 1 गिवन है अल्फाबेट, देन प्लस क्या होगा, एप्सिलॉन हटा दीजिए, बाकी इसके कॉम्बिनेशंस इसके क्या होंगे, कीन पॉजिटिव क्लोजर कहलाएगा या कीन प्लस कहलाएगा। यहां तक क्लियर है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा। तो ऑटोमेटा क्या है, बेसिकली इसके टाइप्स क्या है, तो ये 4 तरीके का है, फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन। फाइनाइट ऑटोमेटा में आपके 2 तरीके के मशीन्स आती हैं, जो एक्सेप्टर मीन्स जो एक्सेप्ट करती हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइनाइट
मशीन विदाउट आउटपुट इनको बोलते हैं, और फाइनाइट मशीन विद आउटपुट उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। तो इसमें हमारा आता है डीएफए जिसको हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं, और जो विद इट आउटपुट वाली है ट्रांसड्यूसर उसको बोलते हैं मोरे मशीन एंड मीले मशीन। इसमें दो मशीन आते हैं। पुश डाउन ऑटोमेटा में आपका डीपीडी है जिसको डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा कहते हैं। लीनियर बाउंड ऑटोमेटा में डीएलबीए मींस डिटर्मिनिस्टिक लीनियर बाउंड ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। और जो ट्यूरिंग मशीन है उसमें हम पढ़ते हैं डीटीएम मतलब डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। तो ये आपका जो है ये पूरा टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा है जो हम यूनिट वाइज आपको कवर करते चलेंगे। ये सारी मशीन्स हमें आपको पढ़नी है। ये आपके AKTU के PYQs हैं जो आपको सारे कवर करा दिए गए हैं टॉपिक वाइज। थैंक यू एवरीवन।